पिछले वीडियो में हमने ITCZ, ब्रिम्स और फ्लोन ईन्स के विचारों के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में पी कोटेश्वरम के बारे में बताएंगे। तो लिख लेते हैं, भारत की जलवायु पी कोटेश्वरम का विचार। पी कोटेश्वरम का विचार। मैप बना लेते हैं। यहाँ पे आपका तिब्बत का पठार है। हाँ, इसका आकार कैसा है? आकार दीर्घ वृत्ताकार। इसका आकार कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार कितनी ऊंचाई पर? 4 किलोमीटर समुद्र तल से 4 किलोमीटर ऊंचाई पर है, यह स्थित है। तो इन्होंने बताया कि तिब्बत का जो पठार है वो दीर्घ वृत्ताकार में है और ये समुद्र तल से लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 45 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारे ग्रीष्म ऋतु में ये तुम्हारी भूमध्य रेखा है, यहाँ पे तुम्हारी ये कर्क रेखा है। तो इस पर सूर्य क्या? कर्क रेखा। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य हमारा कहाँ होता है? कर्क रेखा पर। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है? ये तिब्बत का पठार ऊंचाई पर स्थित होने के कारण गर्म हो जाता है। और एक ये आसपास का जो इसका क्षेत्र है उससे कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। ये एक हीटर के रूप में यहाँ पर कार्य करता है, क्योंकि यहाँ की जो वायु होती है उसको ये क्या कर देता है? गर्म कर देता है, जिससे यहाँ की हवा जो है ऊपर की ओर उठती है, हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाती है और क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में घड़ी की सुई के अनुरूप क्लॉकवाइज भारत के दक्षिणी पठार के ऊपर 9 किलोमीटर ऊंचाई तक पूरब से पश्चिम की दिशा में तीव्र गति से हवाएं चलने लगती हैं। तो पूरब से पश्चिम इधर की ओर हवाएं तीव्र गति से चलने लगती हैं। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। पी कोटेश्वरम के अनुसार या इनके अनुसार तिब्बत का पठार
दीर्घवृत्ताकार का आकार दीर्घवृत्ताकार और समुद्र तल से इनके अनुसार तिब्बत का पठार का आकार दीर्घवृत्ताकार और समुद्र तल से 4 किलोमीटर ऊंचाई पर 4 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग कितना इसका वर्ग क्षेत्रफल है? 45 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, क्षेत्र में फैला है। तो इसके क्षेत्रफल कितना है? 45 लाख वर्ग किलोमीटर, जो ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु में गर्म हो जाता है और एक हीटर के रूप में काम करने लगता है, और एक हीटर के रूप में कार्य करने लगता है। इसका तापमान, जो तिब्बत के पठार का तापमान, तिब्बत के पठार का तापमान 2 से 3 डिग्री तापमान अपने निकटवर्ती क्षेत्र से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। तो जो इसका तापमान है, जो इसके आसपास क्षेत्र का तापमान है, उससे कितना बढ़ जाता है? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिससे यहाँ की वायु क्या ऊपर उठकर, जिससे यहाँ की वायु ऊपर उठकर, जिससे यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, जिससे क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में, ट्रोपोस्फीयर, जब अर्थ पूरी ये दे रखी है, तो जब इसके लेयर यानी वायुमंडल की लेयरों की बात करोगे, तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर। तो ऊपरी भाग में, जिससे क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में 9 किलोमीटर ऊंचाई तक, 9 किलोमीटर ऊंचाई तक, 9 किलोमीटर ऊंचाई तक पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, किधर से? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। तो ये मैप देखिए, ये पूर्व है तुम्हारा, इधर पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, कहाँ? क्षोभ मंडल में 9 किलोमीटर ऊंचाई
तक पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर तीव्र गति से हवाएं चलने लगती हैं। तीव्र गति से हवाएं चलने लगती हैं। यहाँ पर जो तुम्हारा क्षोभ मंडल है उसमें 9 किलोमीटर ऊंचाई तक पूर्व से पश्चिम की ओर तीव्र गति से हवाएं चलने लगती हैं। इसके कारण तिब्बत पठार के ऊपर विस्थापित गर्म हवाएं दक्षिण की ओर आकर तिब्बत के पठार के ऊपर विस्थापित गर्म हवाएं दक्षिण की ओर आकर ठंडी होने लगती हैं। तो जो यहाँ से गर्म हवाएं होती हैं यहाँ से हटती हैं और जब दक्षिण की ओर आती हैं तो ये क्या हो जाती हैं इधर, तो ये ठंडी हो जाती हैं, ठंडी होने लगती हैं और नीचे उतरने लगती हैं। और जब हवाएं ठंडी होंगी तो उसमें आर्द्रता होगी इसलिए वो नीचे उतरने लगती है और नीचे उतरने लगती हैं। तो जब ठंडी होती हैं हवाएं और ये नीचे उतरने लगती हैं और उत्तर भारत की ओर जो होता है, उत्तर की भारत की ओर जो ये पूरा एरिया उत्तर भारत की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं और उत्तर भारत की ओर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो जब ये नीचे उतरती हैं तो उत्तर भारत की, ये उत्तर भारत हमने अभी बताया कि और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण ये हुआ इससे इधर, दक्षिण और पश्चिम इधर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, प्रवाहित होने लगती हैं। इसके प्रभाव से दक्षिण एशिया में क्या होता है, व्यापक वर्षा होती है। इसके प्रभाव से दक्षिण एशिया में व्यापक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में व्यापक वर्षा होती है। तो ये किसने कहा था, पी कोटेश्वरम ने बताया था। अब इसमें निष्कर्ष देख लेते हैं। किससे, तो निष्कर्ष में क्या निष्कर्ष निकला इस बात से, पहला, जो तिब्बत का पठार पर होने वाले ग्रीष्मकालीन विकिरण द्वारा पूर्वी जेट प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है। तिब्बत का जो पठार है इसमें ग्रीष्मकालीन जो विकिरण होती है, जो यहाँ से रेस निकलती हैं, गर्म होती है, उससे क्या होता है, पूर्वी जेट प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है। तो लिख लेते हैं, तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार पर होने वाले
ग्रीष्म होने वाले ग्रीष्मकालीन विकिरण द्वारा, ग्रीष्मकालीन विकिरण द्वारा, ग्रीष्मकालीन जो विकिरण होती हैं उनके द्वारा पूर्वी जेट प्रवाह को, पूर्वी जेट प्रवाह को, पूर्वी जेट प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है। पूर्वी जेट प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है। जेट प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है, जो पूर्वी जेट प्रवाह है इसको प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा, तिब्बत के पठार पर अधोमंडल, अधोमंडल क्षोभ मंडल को ही अधोमंडल कहते हैं, इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। एक निश्चित ऊंचाई पर प्रतिचक्रवात दशाएं स्थापित हो जाती हैं। लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। तो तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार पर, तिब्बत के पठार पर अधोमंडल में, अधोमंडल में, तिब्बत के पठार पर अधोमंडल में एक निश्चित ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर, एक निश्चित ऊंचाई पर प्रतिचक्रवात दशाएं स्थापित हो जाती हैं। एक निश्चित ऊंचाई पर प्रतिचक्रवात दशाएं स्थापित हो जाती हैं। एक निश्चित ऊंचाई पर प्रतिचक्रवात दशाएं स्थापित हो जाती हैं, जिस कारण यहाँ से, जिस कारण यहाँ से उत्तर की ओर उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह, उत्तर की ओर उपोष्ण, उत्तर की ओर उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह, उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह, उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह, उत्तर की ओर उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह तथा दक्षिण की ओर, तथा दक्षिण की ओर पूर्वी जेट प्रवाह, दक्षिण की ओर पूर्वी जेट प्रवाह स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। अब इसको समझ लेते हैं। तिब्बत के पठार पर अधोमंडल में, यानी जो हमारा क्षोभ मंडल है, यहाँ लिख लेते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। तो जो क्षोभ मंडल है एक निश्चित ऊंचाई पर क्या होता है, प्रतिचक्रवात दशाएं स्थापित हो जाती हैं। चक्रवात के विपरीत होता है प्रतिचक्रवात, जिस कारण यहाँ से उत्तर की ओर उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह था, दक्षिण की ओर पूर्वी जेट प्रवाह स्थापित हो जाता है। ये देख लेते हैं, ये कहाँ है, क्षोभ मंडल, अधोमंडल या अधोमंडल, ये क्षोभ मंडल की घटना है। तो यहाँ पे क्या है, पश्चिमी जेट प्रवाह, जेट प्रवाह। तो पश्चिमी जेट प्रवाह कैसा होता है, इधर से इस तरह डायरेक्शन में, लिखा है उत्तर की ओर उपोष्ण पश्चिमी जेट प्रवाह था, दक्षिण की ओर पूर्वी जेट प्रवाह।
तो अब इधर एक दूसरा बना लेते हैं, ये भी है। इसमें पूर्वी जेट प्रवाह, ये पश्चिमी जेट प्रवाह था, इधर से चल रहा था, और पूर्वी जेट प्रवाह, पूर्वी जेट प्रवाह, पूर्वी जेट प्रवाह किधर से होगा, इधर से इधर की ओर, ये पूर्वी जेट प्रवाह है, इधर पश्चिम की ओर चल रहा। तो दक्षिण की ओर जो होता है वो पूर्वी जेट प्रवाह, और उत्तर की ओर पश्चिमी जेट प्रवाह स्थापित हो जाता है। अब अगला पॉइंट है तीसरा, जो ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार जितना अधिक गर्म होता है, ये गर्मियों में जितना ज़्यादा तिब्बत का पठार गर्म होगा, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार जितना अधिक गर्म होगा, तो ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार जितना अधिक गर्म होगा, पूर्वी जेट प्रवाह उतना ही शक्तिशाली होगा। पूर्वी जेट प्रवाह उतना ही शक्तिशाली होगा। इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार जितना अधिक गर्म होगा। तो अभी हमने पूर्वी जेट प्रवाह के बारे में बताया था कि ऐसे यहाँ पे अगर इस तरह समझोगे तो ये पूर्वी था, और किधर को चल रहा था, पश्चिम की ओर। तो ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार जितना ज़्यादा अधिक गर्म होगा, तो पूर्वी जेट प्रवाह उतना ही शक्तिशाली होगा, गर्म होगा। पूर्वी जेट प्रवाह उतना ही शक्तिशाली होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा, तथा वर्षा भी उतनी अधिक होगी, तथा वर्षा भी उतनी अधिक होगी, क्योंकि पूर्वी जेट जितना शक्तिशाली होगी तो वर्षा भी उतनी अधिक होगी। ग्रीष्म काल में जब तिब्बत तथा निकटवर्ती हिमालय क्षेत्र से बर्फ नहीं पिघलती है, देखो अगर इस क्षेत्र में गर्मियों में बर्फ आसपास के क्षेत्र में तिब्बत के पठार के कम पिघले या देर से पिघले, तो बरसात भी देर से होती है और कम होती है, क्योंकि ये जेट प्रवाह का निर्माण नहीं हो पाता है। तो लिख लेते हैं, वर्षा भी उतनी अधिक होती है। ग्रीष्म जब तक तिब्बत का तथा उसके निकटवर्ती, जिसके आसपास का क्षेत्र है उसके निकटवर्ती हिमालय से बर्फ पिघल नहीं जाती है, पिघल
नहीं जाती है, पिघल नहीं जाती है, तब तक जेट प्रवाह का निर्माण नहीं होता है। तब तक जेट प्रवाह का निर्माण नहीं होता है। तब तक जेट प्रवाह का निर्माण नहीं होता और वर्षा नहीं होती है। और वर्षा नहीं होती। अगर आसपास की बर्फ़ या तिब्बत के पठार की बर्फ़ नहीं पिघलेगी तो यहाँ ये हीटर के रूप में काम नहीं करेगा, तो यहाँ की पवनें नहीं विस्थापित होंगी और जेट जो पूर्वी जेट प्रवाह है वो शक्तिशाली नहीं होगा और बरसात नहीं हो, जिसके कारण बरसात नहीं होगी। अब अगला है इसी से रिलेटेड, शीत ऋतु में तिब्बत के पठार पर, शीत ऋतु में तिब्बत के पठार पर, शीत ऋतु में तिब्बत के पठार पर बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है, जमी रहती है, जिससे पूर्वी जेट प्रवाह नहीं बनता, जिससे पूर्वी जेट प्रवाह नहीं बनता है, जिससे पूर्वी जेट प्रवाह नहीं बनता है। तो शीत ऋतु में तिब्बत के पठार पर बर्फ़ जम जाती है और अभी हमने बताया ना कि अगर जब तक बर्फ़ पिघलेगी नहीं ये हीटर के रूप में काम नहीं करेगा और पूर्वी जेट स्ट्रीम जेट प्रवाह शक्तिशाली नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी। यही कारण है कि शीत ऋतु में तिब्बत के पठार की बर्फ़ नहीं पिघलती है और जेट प्रवाह नहीं बनता है, जिससे वर्षा नहीं होती। तो जिससे वर्षा नहीं होती है। तो पी कोटेश्वरम ने बताया है कि जाड़ों में वर्षा क्यों नहीं होती है, क्योंकि तिब्बत के पठार की बर्फ़ नहीं पिघलती है, जिससे पूर्वी जेट प्रवाह नहीं बनता है और बरसात नहीं होती है। अब इसके अगले वीडियो में एल नीनो और ला नीनो के बारे में बताएंगे हम।